हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 7 कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन एवं आवंटन यानी इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये क्या सिस्टम है, कैसे होता है कंपनीज के थ्रू, ये हमें स्टडी करना है। सो वी आर स्टार्टिंग थ्रू दिस टॉपिक जो है इसको 3 डिफरेंट वेज से इशू एंड अलॉट कर सकती है। फर्स्ट वे इज़ अंशों का रोकड़ में विक्रय यानी इशू ऑफ शेयर्स इन कैश, निजी विक्रय द्वारा निर्गमन यानी पर्सनल सेल। ओके, यानी इश्यू ऑफ शेयर्स बाय पर्सनल सेल इन कैश, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन होती है अंशों का रोकड़ में विक्रय सार्वजनिक निर्गमन द्वारा, यानी अंशों का सार्वजनिक निर्गमन या इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। इसके अलावा एक और कंडीशन है, देन कंपनी रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये 3 कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के अकॉर्डिंग शेयर्स को इशू किया जाता है। तो वन बाय वन हम इन कंडीशंस को देखते जाते हैं और इनसे रिलेटेड टर्म्स हम करते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, अंशों का निजी विक्रय द्वारा निर्गमन यानी इशू ऑफ शेयर्स बाय पर्सनल सेल इन कैश। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, सार्वजनिक कंपनियां, वो अपने शेयर्स को सेल करने के लिए मार्केट में प्रॉस्पेक्टस जारी करती है, प्रविवरण जारी करती है। प्रविवरण जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बट समटाइम्स क्या होता है कि जो प्रमोटर है वो प्रॉस्पेक्टस इशू करने और पब्लिक को इनवाइट करने की प्लेस पर अपने पर्सनल एफर्ट्स के थ्रू शेयर्स को सेल करते हैं। ऐसी कंडीशन में प्रॉस्पेक्टस इशू ना करके उसकी प्लेस पे स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर दिया जाता है। और जो डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर हैं, वो शेयर्स को पर्सनल वे में सेल करते हैं। ये सेलिंग वो कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स या एनआरआईज़ को भी किया जा सकता है, अप्रवासी भारतीयों को। इसके अलावा जो चिल्ड्रंस यूनिट जो है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है, इन्हें पर्सनली सेल कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं वो मैक्सिमम 200 पर्सन्स को ही शेयर सेल कर सकती है। ओके, इवन जो कंपनियां होती हैं, कुछ कंपनियां अपने टोटल इक्विटी शेयर्स में से कुछ इक्विटी शेयर्स अपने एम्प्लॉयज़, अपने डायरेक्टर्स, इनको डिस्काउंट पर या कैश के अलावा अदर किसी कंसीडरेशन के लिए जारी कर सकते हैं, यानी बोनस की प्लेस पे शेयर्स दे दिए, लाइक दैट। ओके, तो इसके भी कुछ नियम होते हैं, ऐसा नहीं है कंपनी अपने मन से जो चाहे वो कर सकती है। कंपनीज एक्ट 2013 का जो 54 सेक्शन है उसमें इससे रिलेटेड रूल्स दिए हैं। ऐसे जो शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स वगैरह को डिस्काउंट पे या कैश के अलावा किसी और कंसिडरेशन में देती है, ऐसे शेयर्स को स्वेट समता अंश या स्वेट इक्विटी शेयर्स बोला जाता है। ओके, कंपनी जनरली इस टाइप के जो शेयर्स हैं अपने एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स को कम रेट पर इशू करती हैं। इसका मेन एम क्या होता है कि ऑब्वियसली अगर शेयर्स कंपनी के एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स के हाथ में है तो वो भी एक तरीके से ओनर, उन्हें भी एक ओनरशिप मिल जाती है उतने शेयर्स के अकॉर्डिंग। सो ऑब्वियसली उन्हें कंपनी में पार्टिसिपेट करने का, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है इवन। ठीक है, उन्हें लगता है कि वी आर द पार्ट ऑफ द कंपनी, ये फीलिंग आती है। ओके, सो फॉर दैट कंपनीज जो हैं वो इस टाइप के स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करती है अपने ही एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, अंशों का सार्वजनिक निर्गमन यानी इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। तो शेयर्स को इशू करने
पब्लिकली, और अलॉट करने का पूरा प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है। कंपनी का जो डॉक्यूमेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसमें शेयर्स के इशू करने, अलॉट करने से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस रिकॉर्डेड होते हैं, प्रोसीजर रिकॉर्डेड होता है। कंपनी जब शेयर्स अलॉट करती है, शेयर इशू करती है, तो उस कंडीशन में शेयर्स का जो अमाउंट है वो या तो लमसम अमाउंट में, यानी एक ही बार में पूरा अमाउंट कॉल कर सकती है, अदरवाइज़ उस अमाउंट को किश्तों में या पार्ट्स में, इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करके इंस्टॉलमेंट में भी कॉल कर सकती है। जब एक कंपनी कैपिटल कलेक्ट करने के लिए शेयर्स पब्लिकली इशू करती है, तो उसके लिए कंपनी के थ्रू जनरली जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो प्रोसीजर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रविवरण का निर्गमन यानी इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी जो है प्रविवरण यानी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है पब्लिक को। थ्रू दिस प्रॉस्पेक्टस कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर जो डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन है, कंपनी इस डॉक्यूमेंट के थ्रू पब्लिक को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। एंड प्रॉस्पेक्टस में शेयर्स को इशू करने से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती है। प्रॉस्पेक्टस इज़ जस्ट लाइक अ इन्विटेशन और प्रपोज़ल, ठीक है। कंपनी के थ्रू ये एक प्रपोज़ल या इन्विटेशन है पब्लिक के लिए, सो दैट पब्लिक उसे पढ़े, इंटरेस्ट ले और शेयर्स को परचेस करने के लिए रेडी हो। अगर बाय चांस कोई कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती है, तो इन दैट केस एक जो दूसरा डॉक्यूमेंट होता है, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस, वो उसे इशू करना पड़ता है। सेकेंड थिंग, आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म। आफ्टर स्टडिंग प्रॉस्पेक्टस, इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड जो पब्लिक होती है वो शेयर परचेस करने के लिए एक फिक्स्ड फॉर्म या फॉर्मेट में एप्लीकेशन फाइल करती है। एप्लीकेंट को जो शेयर है, शेयर के फेस वैल्यू से कम 5% तक का अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन मनी के तौर पे आवेदन के साथ में यानी एप्लीकेशन के साथ में फ़ाइल करना पड़ता है, भेजना पड़ता है। ओके, जनरली कंपनी जो है वो एप्लीकेशन के टाइम कितना अमाउंट सबमिट करना ज़रूरी है ये ऑलरेडी प्रॉस्पेक्टस में डिफ़ाइन कर देती है, सो दैट एक यूनिफॉर्म वे में अमाउंट जो है वो हर शेयर होल्डर से कलेक्ट हो जाए। ओके, ये या तो टोटल अमाउंट हो, अदरवाइज़ उसका कुछ पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन का जो अमाउंट है किसी अथोराइज्ड लिस्टेड बैंक में डिपॉजिट करवाना होता है। ओके, अब एप्लीकेशन भी फाइल हो गई, ठीक है। फर्स्ट स्टेज था कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया फॉर इन्फॉर्मिंग पब्लिक दैट अबाउट द कंपनी, अबाउट इट्स प्रोजेक्ट्स, अबाउट इन्विटेशन फॉर परचेजिंग द शेयर्स। आफ्टर दैट एप्लीकेशन, जो भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं वो एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन मनी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है अबाउट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स यानी आवंटन करना। एक बार एप्लीकेशन की लिस्ट क्लोज़ हो जाती है, आफ्टर दैट शेयर्स का अलॉटमेंट किया जाता है। शेयर का अलॉटमेंट जो है ये डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसके थ्रू किया जाता है। अलॉटमेंट का मीनिंग होता है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनके थ्रू जो भी एप्लीकेशन आई है उन एप्लीकेशंस पर फिक्स शेयर्स को अलॉट करना, बांटना, देना। ओके, जिन एप्लीकेंट्स के फुल एप्लीकेशंस जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं उनको अलॉटमेंट लेटर सेंड कर दिया जाता है। देन जिन एप्लीकेंट्स को फुल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कुछ ही एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाता है, उनको
एक्सेप्टेड एप्लीकेशन लेटर्स के लिए अलॉटमेंट लेटर सेंड कर दिया जाता है, और जो एप्लीकेशन लेटर्स को कैंसिल कर दिया गया है उसका या तो अमाउंट रिटर्न कर दिया जाता है, या फिर उस अमाउंट को फ्यूचर में जो भी कॉल्स किए जाएंगे उसके लिए वो अमाउंट सेव करके रख लिया जाता है। ओके, तो रिमेनिंग अगर कोई ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है, अलॉटमेंट नहीं किया जा रहा है, ऐसे एप्लीकेशन लेटर्स को कैंसिल कर दिया जाता है, एंड लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ उनका जो अमाउंट है वो उन्हें रूल्स के अकॉर्डिंग वापस रिटर्न कर दिया जाता है। ओके, शेयर्स के एप्लीकेशन के लिए एक टाइम लिमिट डिसाइडेड होती है। अगर उस टाइम लिमिट तक डिसाइडेड जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कलेक्ट नहीं होता है, यानी न्यूनतम अभिदान राशि जितना अमाउंट के एप्लीकेशन रिसीव नहीं होती है, तो उस केस में कंपनी जो है वो शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं कर सकती है एंड अपना बिजनेस भी ओपन नहीं कर सकती है। एंड इन दैट केस जो भी एप्लीकेशंस आई हैं उन्हें भी उनकी एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर दी जाती है। ओके, मिनिमम सब्सक्रिप्शन या न्यूनतम अभिदान राशि होप सो आपको याद होगा, मैं इससे पहले के वीडियोस में समझा चुकी हूँ आपको। ओके, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट प्रोस्पेक्टस को इशू करने के 30 डेज़ के अंडर नहीं होता है, या सेबी के थ्रू जो ड्यूरेशन डिसाइडेड है उसके इन बिटवीन दैट ड्यूरेशन मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जितने शेयर्स की एप्लीकेशन नहीं मिलती है, तो जितने भी एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है उनको 15 डेज़ के अंदर वापस करना पड़ती है। ठीक है, बाय चांस अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कलेक्ट नहीं हो पाने के कारण जब अमाउंट रिटर्न करने में लेट हो जाती है या जल्दी वापस नहीं कर पाती है, तो ऐसे में कंपनी के डायरेक्टर्स को 15% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट सहित वो अमाउंट रिटर्न करना पड़ता है। ओके, तो ये प्रोसेस हो गई अलॉटमेंट की। नेक्स्ट है इसके बाद अलॉटमेंट यानी आवंटन राशि देय होना एवं प्राप्त होना। ठीक है, अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड रिसीव। सो अलॉटेड शेयर्स पर जो अलॉटमेंट मनी ड्यू है कंपनी के थ्रू उसकी डिमांड की जा सकती है, कॉल किया जा सकता है। ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम अगर शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया है तो ये अमाउंट प्रीमियम का जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट के लिए कॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद अंशों पर याचनाएं यानी कॉल्स ऑन शेयर्स। अंशों का यानी शेयर्स पे जो अलॉटमेंट का अमाउंट है वो भी जब रिसीव हो जाता है, आफ्टर दैट कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो शेयर्स पर जो ड्यू अमाउंट है वो 1 या 2 या अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में कॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉलमेंट की ये जो डिमांड होती है या मंगवाया जाता है इन्हें याचनाएं या कॉल्स कहते हैं। ठीक है, अगर एक ही कॉल है तो फाइनल कॉल हो जाएगा, बट अगर एक से ज़्यादा कॉल्स हैं तो उन्हें किस प्रकार से किस टाइप से बोला जाता है। प्रथम याचना यानी फर्स्ट कॉल, द्वितीय याचना सेकंड कॉल, तृतीय याचना थर्ड कॉल, यानी जितने भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उन्हें इसी टाइप से फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल इस टाइप से बोला जाता है और इसी अकॉर्डिंग इनकी एंट्रीज़ की जाती है। सबसे लास्ट जो इंस्टॉलमेंट होती है उसे अंतिम याचना या फाइनल कॉल बोला जाता है। ओके, या फिर मान लो जैसे 2 कॉल्स हैं ओनली, तो जो सेकंड कॉल है वो लास्ट कॉल है, दैट मीन्स तो उसे द्वितीय एवं अंतिम याचना बोला जाता है, यानी सेकंड एंड फाइनल कॉल। कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं वो कैपिटल की टोटल अमाउंट शेयर होल्डर से एक साथ भी कॉल कर सकते हैं, वसूल कर सकते हैं।
बट इसके लिए उनके जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो कॉल्स हैं कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उन्होंने जो भी डिसाइड कर रखा है, जो भी प्रोविज़न्स क्रिएट कर रखे हैं खुद ने, उन प्रोविज़न्स के अकॉर्डिंग ये कॉल्स वगैरह किए जाते हैं। ओके, बाय चांस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कॉल्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं नोटेड है, डिफाइंड नहीं है, इन दैट केस कंपनीज एक्ट 2013 की जो टेबल F है उसमें जो भी प्रोविज़न्स दिए हैं रिगार्डिंग दिस वो फॉलो करने होते हैं। ओके, इसमें जो कुछ रूल्स हैं रिगार्डिंग कॉल्स वो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान दीजिए। कॉल्स का जो अमाउंट है वो शेयर के फेस वैल्यू के 25% तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, देन 2 कॉल्स के बीच में कम से कम 1 मंथ का टाइम गैप होना चाहिए। कॉल्स का अमाउंट जो है उसके पेमेंट के लिए कम से कम 14 डेज़ यानी 2 वीक्स का टाइम दिया। कॉल लेटर में कॉल का अमाउंट, पेमेंट का वे, बैंक का नेम एंड अमाउंट डिपॉजिट करने का फाइनल डेट यानी लास्ट डेट क्या है वो भी इसमें डिफ़ाइन होना चाहिए। देन सेम टाइम के जो सेम कैटेगरी के जो शेयर्स हैं उन पर कॉल्स जो है वो सेम वे में कॉल करना चाहिए। ओके, कॉल्स का की जो रिकॉर्डिंग है वो एक शेयर कॉल बुक होती है उसमें की जानी चाहिए कि कॉल्स कब कॉल कर रहे हैं, कॉल का अमाउंट आया नहीं आया, वो सब चीज़ें जो है वो शेयर कॉल बुक में नोट करना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है शेयर्स के एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से रिलेटेड। ओके, अब शेयर सर्टिफिकेट यानी अंश प्रमाण पत्र। शेयर सर्टिफिकेट से मीनिंग क्या है पहले वो समझ लीजिए। कंपनी के थ्रू शेयर होल्डर्स को जो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें शेयर होल्डर का नेम, उसका एड्रेस, उसके थ्रू जो भी शेयर्स लिए गए हैं यानी नंबर ऑफ़ शेयर्स का सीरियल नंबर, उन पर पे किया गया अमाउंट, ये सब चीज़ें डिफाइंड होता है। ये जो सर्टिफिकेट है कंपनी के शेयर होल्डर का ये एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि शेयर होल्डर ने कंपनी के शेयर्स परचेस किए हैं, कितने शेयर्स परचेस किए हैं, उन पे कितना अमाउंट पे किया है, ये सब चीज़ें डिफाइन होती है उसके थ्रू। ओके, तो शेयर सर्टिफिकेट मेनली वो जो शेयर सर्टिफिकेट है वो ही शेयर है, ठीक है, जिसे अमाउंट पे करके और शेयर होल्डर परचेस करता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अंशों का निर्गमन मूल्यों की शर्तों पर यानी इशू ऑफ शेयर्स ऑन द टर्म्स ऑफ प्राइस। कंपनी के थ्रू शेयर्स के प्राइस के बेसिस पे 2 टाइप से शेयर्स को इशू कर सकती है कंपनी। एक तो है सम मूल्य पर निर्गमन यानी इशू ऑफ शेयर्स एट पार, एंड सेकेंड थिंग अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन यानी इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। एक और भी वे है, हालांकि उस पर प्रोहिबिशन लगा हुआ है, अंशों की कटौती पर निर्गमन यानी इशू ऑफ शेयर्स ऑन डिस्काउंट। ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इस पे प्रोहिबिटेड है ये सिस्टम, डिस्काउंट्स पर शेयर्स को इशू करना। ठीक है, तो मेनली ये 2 सिस्टम हैं, फेस वैल्यू पर इशू करना शेयर्स को एंड सेकंड प्रीमियम पर शेयर्स को इशू करना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इट सम मूल्य पर निर्गमन यानी इशू ऑफ शेयर्स एट पार। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को अंकित मूल्य पर यानी फेस वैल्यू पर इशू करती है तो इसे ही सम मूल्य पर निर्गमन या इशू ऑफ शेयर्स एट पार की कंडीशन बोलते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी ने अपने शेयर्स का जो प्राइस है, एक शेयर का प्राइस है उसका 100,
ठीक है, यानी फेस वैल्यू 100 है शेयर की, और अगर कंपनी उन शेयर्स को मार्केट में 100 रुपीज़ पर ही इशू करती है, देन इन दैट कंडीशन ये जो इशू है वो सम मूल्य पर पार, ये कंडीशन कहलाएगी। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट है अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन यानी इशू ऑफ शेयर्स एट पार। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स के फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर इशू करती है, इन दैट केस इस टाइप का जो इशू है वो इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रीमियम ये कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू यानी फेस वैल्यू 100 है, तो अगर कंपनी उस 100 रुपीज़ वैल्यू वाले शेयर्स को 120 रुपीज़ में इशू करती है, इन दैट केस दैट एक्सेस अमाउंट यानी 20 रुपीज़ जो है वो क्या कहलाएगा, प्रीमियम। ओके, एंड इसे ही इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम बोलेंगे। ओके, ठीक है, तो आपको होप्स समझ में आया होगा। ये कंपनी जो है या तो एज आई टोल्ड यू बैक दैट कंपनी शेयर का जो अमाउंट है वो लमसम एक ही बार में कलेक्ट कर सकती है शेयर होल्डर से, बट अगर कंपनी चाहे तो शेयर्स का अमाउंट लमसम या एक ही बार में कॉल करने की प्लेस पर उन्हें शेयर्स के अमाउंट को एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ऐसे अलग अलग भी कॉल कर सकती है। इन दैट केस जब कंपनी कॉल करती है, मनी रिसीव करती है शेयर होल्डर से, तो उस टाइम अलग अलग एंट्रीज़ की जाती है, लाइक शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री अलग, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री अलग, उसे ट्रांसफ़र करने की एंट्री अलग, देन अलॉटमेंट को ड्यू करने एंड रिसीव करने की अलग अलग एंट्रीज़, इसी तरह से फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इन सब की भी एंट्रीज़, इन्हें ड्यू करने की और इन्हें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री जो है वो अलग अलग करती हैं। ठीक है, कंपनी जो है कॉल जब करती हैं अमाउंट्स को, तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन यानी प्रॉपर ड्यूरेशन प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट टाइमली जो टाइम मिल जाए शेयर होल्डर्स को अमाउंट पे करने के लिए। ठीक है, बाय चांस अगर इन कॉल्स पे किसी शेयर होल्डर का अमाउंट ड्यू रह जाता है, तो उस कंडीशन में कंपनी के थ्रू इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा सकता है, एंड इवन आफ्टर दैट भी अगर शेयर होल्डर अमाउंट पे करने में अनेबल रहता है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी ऐसे शेयर्स को जब्त भी कर सकती है, फॉरफिट भी कर सकती है। इससे रिलेटेड जो भी मैटर है हम बाद में समझेंगे। हाँ, अब बात करते हैं हम प्रोहिबिशन की। अंशों की कटौती पर निर्गमन पर प्रतिबंध यानी प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स ऑन डिस्काउंट। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, प्रोहिबिशन अप्लाई कर दिया गया है। अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करती है, तो ऐसे शेयर्स की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी यानी यूज़लेस हो जाएगी। एंड इवन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बाय चांस अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर सेल करती है, तो उस पर मिनिमम 1 लाख रुपीज़ का जुर्माना भी लगाया जाएगा, और ये जो पेनल्टी है ये 1 लाख रुपीज़ से 5 लाख रुपीज़ तक भी हो सकती है। ठीक है, एंड इस रूल के अगेंस्ट कोई कंपनी का के जो ऑफिसर्स हैं वो अगर दोषी पाए जाते हैं, तो 6 मंथ्स का उनको कारावास भी हो सकता है, एंड 1 लाख से 5 लाख रुपीज़ तक का की पेनल्टी या दोनों एक साथ भी लगाए जा सकते हैं। ओके, सो डेफिनेटली प्रोहिबिशन है तो है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। कंपनी 2 कंडीशन में शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। फर्स्ट थिंग, अगर कंपनी अपने ही जो ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग श्वेत समता अंशों का निर्गमन करती है, यानी कि श्वेत इक्विटी शेयर्स अगर डिस्काउंट पर इशू करना चाहे तो कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा
किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी अपने क्रेडिटर्स को लोन पे करने की प्लेस पर जो है डिस्काउंट पर शेयर अलॉट कर सकती है, ठीक है। बट ये जो प्रोसीजर है, ये जो वर्क है, ये आरबीआई के जो भी दिशा निर्देश हैं, उनके जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग ही किया जा सकता है। ओके, तो होप सो आपको आज जो भी थ्योरी पार्ट हमने किया है वो समझ में आया होगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम सम्स के अकॉर्डिंग थ्योरी पार्ट प्लस सम्स भी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू।